विविध भारती। साइंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन। बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आपने सुनी थी फिल्मी गपशप प्रसिद्ध सितार वादक राजेंद्र वर्मन से। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग। राजेंद्र वर्मन जी से बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। बॉम्बे टॉकीज सुनने वाले सभी श्रोताओं को रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। बॉम्बे टॉकीज में साथियों आप सुन रहे हैं आजकल सितार वादक राजेंद्र वर्मन जी को। तो इनकी जो खूबी है, इनकी जो शैली है और इनके जो अनुभव हैं रिकॉर्डिंग के समय के, संगीत बनने के समय के और खुद इनके अपने अभ्यास के, तमाम जानकारी हम ले रहे हैं। तो आज सुप्रसिद्ध सितार वादक राजेंद्र वर्मन जी से ये बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। राजेंद्र वर्मन जी, ये हम जानना चाहते हैं कि किसी फिल्म में क्या आपने भी मतलब प्रदर्शन आपका हुआ है या बैठे हैं? कुछ ऐसा मतलब मौके मिले, कई फिल्मों के अंदर मुझे ऑन स्क्रीन ही मतलब चांस मिला है जी, जिसमें तलाश है, गीत है, अच्छा, साउंड को आने दो, उसके अलावा अंगूर में, उसके अलावा ये सब ठीक है, मैंने उसमें ऑन स्क्रीन बजाया है। और उसमें खास बात है, मैंने एक हॉलीवुड की फिल्म में बजाया है जिसका नाम है स्टिफ अपर लिप्स। अच्छा, तो उसमें मैंने मतलब सितार बजाया भी है और ऑन स्क्रीन भी मतलब दिखे भी हैं। जी हाँ, क्या बात है। तो ऐसा मतलब काफी चलता रहा। एक वाकया मैं आपको ऐसा बताना चाहूंगा जी, जिसमें मुझे मतलब ऑन स्क्रीन बहुत दुख हुआ था। जैसे? फिल्म का नाम था प्रतिमा और पायल, और उसके डायरेक्टर चाहते थे कि भाई मैं मतलब आके फिल्म में आपके हाथ दे दीजिए जी, क्योंकि उसमें सितार जो बजाया था वो ओम शिवपुरी जी ने बजाया था फिल्म में, और शूटिंग पहले हो चुकी थी और उनको चाहिए था कि जो बजता हुआ दिखे, उंगलियां चलती हुई, उंगलियां चलती, तो मेरी उंगलियां लेना चाहते थे वो। आप बजाते हुए मतलब सिर्फ आपके हाथ की शूटिंग करेंगे। मुझे बुलाया तो मैं चला गया। वहां जब गया तो डायरेक्टर नहीं थे जिन्होंने मुझे बुलाया था जी, उनके जो असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह लोग थे, सेट रेडी था और मेरे को बोला आप मतलब बैठ जाइए। मैं सितार लेके बैठ गया, लाके उन्होंने मेरे को एक चौगा पहना दिया। मैंने कहा ये क्या भैया, तो तुम मेरे हाथ ले रहे हो तो चौगा कहां से आ गया? कहते नहीं, थोड़ा हाथ दिखेगा तो मतलब ओम शिवपुरी जी ने पहना तो आप वो तो चौगा तो पहनना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर कहा चलिए आपका रिकॉर्डिंग करते हैं, बजाइए आप सितार जी। मैं सितार लेके बैठा तो लोग नाराज हो गए, कहते आप ऐसे कैसे बैठे हैं? मैंने क्यों? कहते सितार की बैठक तो ऐसी होती नहीं है। अच्छा। सितार की बैठक जो होती है आप लोग सब जानते हैं, सरस्वती जैसे बैठती है, राइट साइड में उसका मतलब तुम्बा रहता है, ऊपर ऐसे हम लोग बैठते हैं। सितार का पूरे हिंदुस्तान के सब लोग जानते हैं कैसे बजाते हैं। पर मेरा दुर्भाग्य है उसके अंदर उन्होंने जब मुझे कहा कि आप गोद में लेके सितार को बैठे सारंगी जैसे, यानी तुम्बा आपके गोद में होना चाहिए और ऊपर डंडी जाए ऐसा। मैंने कहा मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। तो कहते आपको बजाना नहीं आता, फिर मतलब आपको बुलाया किसने? आपसे कह रहे हैं कि आपको सितार बजाना नहीं आता। तो मैं बहुत नाराज हो गया, मैंने कहा मेरे को नहीं करना, मैं उठ के रवाना हो गया। तो मैं जब चला गया तो इन द मीन टाइम वो डायरेक्टर आ गए। अच्छा। डायरेक्टर आकर उन्होंने बोला भी सितार वाला कहता है उसको सितार बजाने नहीं आता। कहने तुम पागल हो रहे हो, उनको तो स्पेशल मैंने बुलाया था, ये सितारिस्ट। बड़े रिक्वेस्ट से बुलाया था उनको, कहा वो तो चले गए। तो उस जमाने के अंदर ट्रॉम्बे के अंदर रिकॉर्डिंग होती, तो मैं बाहर मतलब टैक्सी का इंतजार कर रहा था। वो आए, अरे भैया चलो चलो। अरे मैंने कहा आपके असिस्टेंट वगैरह कहते हैं मेरे को बजा रहे, कहते छोड़िए ना उनको। कहा जैसे आपको बजाना आप बजाइए। मैं सितार लेके बैठ गया कि उनको मेरे हाथ लेने थे जी। मैं सितार लेके बैठ गया, उन्होंने मतलब मेरे हाथ की शूटिंग कर ली। पर जब मेरे को उनके असिस्टेंट ने जब दिखाया था ना, ये पहले की बात है जी, मेरे को एक फोटो दिखाया जिसके अंदर गोद में ओम शिवपुरी जी सितार लेके बैठे हुए थे जी। और वो रिकॉर्डिंग वो पहले कर चुके थे, अब मेरे उनको हाथ लेने थे, तो मेरी वो हाथ की रिकॉर्डिंग उन्होंने ले ली डायरेक्टर ने। और जब मैंने पिक्चर में देखा तो इतना मुझे गुस्सा भी आया, हंसी भी आई कि वो गोद में बजा रहे सितार, और जब सितार बजता है तो एक हाथ को इधर चलता है, तब ये इतना उल्टा सीधा बहुत देख के अजीब लगा। स्क्रीन पर जब दिखता है तो कभी सितार की दिशा बदल जाती है, यानी कि कभी वो तानपुरे की तरह पकड़ा है, और जब उन्होंने ओम शिवपुरी जी को दिखा रहे होंगे तो सीधा होगा, और जब आपके हाथ दिखा रहे होंगे तो वो जैसे सितार बजता है वैसे रखा होगा। और ओम शिवपुरी जी मतलब ऐसे बज रहे जैसे मतलब सारंगी बजती है जी जी। बड़ा अजीब मतलब वो पिक्चर पर पिक्चर हो चुका और पिक्चर रिलीज भी हो गई। तब उसमें डायरेक्टर और जो लोग होते हैं ना, उनको कंसल्ट करना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट का कैसा है, सब क्या करना चाहिए। आपने गीत फिल्म में भी बैठ के बजाया है, आपको दिखाया भी गया है स्क्रीन पर, तो उसका क्या अनुभव था? गीत कैसा था कि रामानंद सागर की फिल्म थी वो, उसमें वो लोग चाहते थे अकबर का दरबार लगा हुआ है, और मैं उस वक्त मतलब कड़की का लफ्ज निकल रहा था और मैंने उसमें सितार नहीं बजाया था, किंतु वो चाहते थे सितारिस्ट आए। तो उस वक्त काफी जो सेट था उसमें सब मतलब रिनाउंड सितार प्लेयर थे, 4-5 सितार प्लेयर थे, वायलिन, सरोद सब कुछ थे। तो मुझे भी बुला लिया सितार के लिए, मैं चला गया। तो उसके अंदर जो
ड्रेसअप था जी, वो मुगले आजम का टाइम का था। अच्छा। तो सबको चौगा पहनना, ये करना, वो करना, दुनिया भर का पहन के वो गीत के अंदर किया। एक अनुभव था जी, तो भी हमने किया। उसके अलावा तलाश के अंदर भी मैंने सितार बजाया था। तलाश राजेंद्र कुमार एंड शर्मिला टैगोर की, तो उसके अंदर मेरे मतलब मैंने सितार बजाया था। तो उन्होंने कहा भाई ये जो लड़का आगे बैठा है जी, राजेंद्र कुमार आए थे और आके बोला लड़का बैठा है इसको पीछे करो। अच्छा। क्योंकि मैं खुद उसको 20-21 साल का था और शक्ल सूरज जरा ठीक ठाक थी तो वो कहता था इनको पीछे कर दो। तो ओपन थे, कहने लगे भाई तो सितार का रियल आर्टिस्ट तो यही है जी। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए। तो भैया उन्होंने क्या किया, टोपी लेके आए एक व्हाइट और मेरे सर पर रख दी। तो अच्छा। तलाश जो आप फिल्म देखेंगे तो राजेंद्र सितार बजा रहे हैं, सर पर टोपी है। तो चलिए तलाश फिल्म का ये गीत भी सुन लेते हैं इस समय। तेरे नैना तलाश करे जिसे, तेरे नैना तलाश करे जिसे, वो है तुझ में कहीं दीवाने। तेरे नैना तलाश करे जिसे, वो है तुझ में कहीं दीवाने। तेरे नैना यहाँ दो रूप हैं हर एक के, यहाँ नजरें उठा नजरा देख के। जब उसकी मोहब्बत में गुम है तू, वही सूरत नजर आएगी चार सू। कौन क्या है मन के सिवा ये कोई क्या जाने। तेरे नैना तलाश कर जिसे, वो है तुझ में कहीं दीवाने। तेरे नैना तेरे नैना, तेरे नैना। जवान रात लेके तेरा नाम कहे हाथ बढ़ा कोई हाथ थाम। ये जवान रात लेके तेरा नाम कहे हाथ बढ़ा कोई हाथ थाम। ये जवान रात के बादल में बिजलियां, गोरी बाहों में चाहत की अंगड़ाइयां। जो अदा है इशारा है प्यार का, ओ दीवाने तुझे चाहिए और क्या। पर रुक जा मन की सदा भी सुन दीवाने। तेरे नैना तलाश करे जिसे, वो है तुझ में कहीं दीवाने। तेरे नैना। क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत। और ऐसे गीत में जिन्होंने सितार बजाया हो, ऐसे हमारे साथ कलाकार बैठे हुए हैं राजेंद्र वर्मन जी। तो आपका जो अनुभव है लंबा चौड़ा, इसमें और आप क्या बताना चाहते हैं कि जैसे आपने स्क्रीन पर बताया, तो स्क्रीन पर जब शूटिंग होती है तो जाहिर है कि आप लोग एक संगीत के कलाकार हैं, वहाँ बड़ा लंबा समय गुजारना होता है, बोझिल सा हो जाता है माहौल। जी, जी, जी। तो कैसा लगता है आपको उस समय? ऐसा है कि जब स्क्रीन पे हो जाते हैं तो एक्चुअली हम लोग पैसे के लिए बजाते हैं जी। वैसे हमें तो कोई हीरो बनना नहीं है, कोई मतलब एक्टिंग करनी नहीं है जी। पर वक्त के हिसाब से जब जरूरत होती है और वो लोग जब डायरेक्टर चाहते हैं कि जो बजाने वाला वही आए जी, तो दोनों चीज मिल जाती है। उनको हम जैसे मतलब कलाकार मिल जाता है, हमें पैसा मिल जाता है। एक वाकया मुझे याद है, देश परदेश फिल्म जी, देवानंद जी की, टीना मुनीम की पहली फिल्म। टीना मुनीम की पहली फिल्म। तो इसका सेट मतलब पिक्चर में ऐसा देखा गया कि फॉरेन के अंदर इनका सेट लगा हुआ है और
आशा जी मतलब वहाँ गाने, आशा भोसले जी गाना गाने आने वाली है, किसी कारण से नहीं आ सकी जी। तो ऐसे हालात में ये लोग करते हैं कि किसी नए आर्टिस्ट को चांस देते हैं जी। तो टीना मुनीम को उन्होंने वहां मतलब खड़ा किया और उसको मतलब गाने के लिए बोला, किंतु सेट ऐसा था वहां कि टीना मुनीम आई तो लोग उसको सुनना नहीं चाहते हैं। जी, ये कहानी थी पूरी, ये कहानी थी। उसके अंदर वो दो लोग मतलब पत्थर फेंक रहे हैं, टमाटर फेंक रहे हैं, ये फेंक रहे हैं, वे फेंक रहे हैं। तो उसके अंदर जब मैं सितार पे था तो देवानंद जी ने कहा ये सब मतलब कुछ उधर भी फेंक दीजिए, तो मैंने उससे मतलब मना किया। जो संगीतकार बैठे हैं उनके ऊपर भी फेंक दो पत्थर, टमाटर, जो भी। हाँ, तो मैंने उसका भैया वो सितार पे नीचे हमें इंस्ट्रूमेंट की बेइज्जती है और ये फेंका फेंकी मतलब इंस्ट्रूमेंट पे नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपने कह दिया? हाँ जी हाँ। तो उसके बाद वो रुक गया और वो गाना था आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। ऐसे तो हालात नहीं। अच्छा चलिए, ये गीत तो हम सुनेंगे जरूर, लेकिन वर्मन जी ये बताइए, आपको नहीं लगा कि अगर आप उसको छोड़ेंगे तो आपका पैसे का नुकसान होगा, और आप एक फिल्म में काम कर रहे हैं, आगे और बहुत सारे काम मिलेंगे? एक्चुअली ऐसा था कि पैसे की जरूरत थी और यदि वो हमारा कहना नहीं मानते, यदि फैक्ट्री का आइटम हमारे ऊपर करते तो शायद मैं चला जाता, पर उन्होंने उस चीज को मतलब माना। बस ठीक है, शूटिंग कर ली हमने, मजा आया। और कभी कभी ये भी लगता ना, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मतलब बातचीत का मजा आ रहा है, देवानंद जी से बातचीत हो रही है, सब मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट, वो भी एक माहौल अच्छा लगता है। लेकिन श्रोताओं, ये बहुत अच्छी बात है वर्मन जी, अच्छा लग रहा है सुनकर, और हमारे श्रोता भी जरूर प्रशंसा भी करेंगे कि आपने अपने वाद्य यंत्र को इतना सम्मान दिया और उसके आगे आपने पैसे को उतनी अहमियत नहीं दी, तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा ये भी एक होता है कि ग्लैमर की जब दुनिया होती है तो हम सब कुछ अपना पीछे छोड़ देते हैं और सब भूल जाते हैं। उसका सम्मान आपने रखा, मान रखा, ये बहुत बड़ी बात है। जी जी। तो जाहिर है कि हमें अपने काम का जो है वो मान रखना चाहिए, हम उसकी इज्जत करेंगे तभी हमें इज्जत मिलेगी। एक्चुअली क्या है कि हमारी पूजा है जी, हमारे लिए ईश्वर है, और ईश्वर की जो हमें कला जो सीखने को मिली है तो उसका इज्जत करना, मतलब भगवान की इज्जत करना है, तो मतलब इंस्ट्रूमेंट की तो इज्जत करते ही हम लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हम सब के लिए प्रेरणा की बात है। तो जिस गीत का आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसे तो हालात नहीं, सुनते हैं ये गीत फिल्म देश परदेश का। दोस्तों, हमने अभी सुना फिल्म देश परदेश का ये गीत, और जाहिर है बहुत हिट फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, विषय भी बहुत हटकर था। देवानंद जी की फिल्म, उनका निर्देशन, और टीना मुनीम की पहली फिल्म, और राजेंद्र वर्मन जी ने उसमें सितार बजाया है, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, और आप स्क्रीन पर भी दिखे। उससे जुड़ा हुआ कुछ और वाकया भी आप बता रहे थे? उसमें खास वाकया ये है कि जब वो गाना खत्म होता है तो सबको भगना होता है, सबसे पहले मैं ही भागता हूँ।
कहीं सितार पे कोई चीज नहीं हो जाए। तो कुछ वाकई ऐसे होते हैं जिसका बहुत मतलब आनंद भी आता है। आज आनंद आ रहा है, जाहिर है, पर उस वक्त तो कुछ तनाव रहा होगा। जी जी। चलिए, ये सब चीजें कार्य का एक कहना चाहिए पक्ष होता है और हर तरह के अनुभव मिलते रहते हैं। इसके बाद हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपका प्यारेलाल जी से बहुत दिन तक सानिध्य रहा जी, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहें तो अच्छा लगेगा हमें। बड़ी विचित्र सी बात है कि मैं फिल्मों में बजाता रहा था, 69 से बजा रहा था, कभी कभी होता था, पर मैं क्लासिकल के ऊपर मेरा रुझान ज्यादा था जी। तो क्लासिकल प्रोग्राम वगैरह मेरे अक्सर होते थे, तब भी होते थे, अभी बीच में भी होते, अब भी हो रहे। पर फिल्मों से संबंध मतलब जुड़ा हुआ। 82 में मैं मतलब लंदन से आया था, तो एक दिन ऐसे ही किसी का फोन आता है। उस जमाने के अंदर ये मोबाइल, पेजर वेजर दुनिया भर की कोई चीज नहीं थी, बहुत कम फोन होते थे। तो पड़ोस में किसी के घर का नंबर हम देते थे। जी, हमने किसी पड़ोस का नंबर दे दिया था। तो वहाँ उस लेडी ने मेरे को बुलाया कि आपका फोन आया है जी। मैं फोन करने गया तो उनसे बातचीत की, तो उन्होंने डायरेक्ट मुझसे कहा, आप राजेंद्र वर्मन बोल रहे हैं? मैंने कहा जी हाँ। सितार बजाते हैं? कहा जी हाँ। 10 बजे आप महबूब स्टूडियो आइए, प्यारे भाई की रिकॉर्डिंग है। अच्छा। तो क्योंकि मुझे मतलब पता था प्यारे भाई इतने बड़े, मुझे क्यों बुलाया, तो मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने कहा फोन रख दीजिए, और कट करके फोन मेरे पर चला गया। अच्छा। 10 मिनट बाद फिर फोन आया, कहा भैया आप फोन मत रखिए, आप सितार बजाते हैं? मैंने कहा जी हाँ। तो कहा प्यारे भाई की रिकॉर्डिंग है, आपको मतलब बुलाया है, 10 बजे आप मतलब महबूब स्टूडियो आइए। मैं वहां गया और जाके प्यारे भाई से मतलब संबंध मतलब पहली बार हो रहा था, फिल्मों में देखा था, फोटो में देखा था, पहली बार देख के बहुत आनंद हुआ जी। जैकी श्रॉफ, उनकी पहली फिल्म थी, आई थिंक फिल्म का नाम था हीरो, और गाना था डिंग डोंग। तो उसके अंदर मतलब मुझे उनको पहली बार मतलब बजाने का चांस मिला, और उसके बाद तो मैं मतलब 20-25 साल उनके साथ काफी बजाया मैंने। ये गीत सुन लेते हैं यहाँ पर। संजीव है पाँव में, पहरे हैं फिजाओं में, संजीव है पाँव में, पहरे हैं फिजाओं में, फिर भी उड़ते फिरते हैं, फिर भी उड़ते फिरते हैं इन बदमाश हवाओं में, प्रेमियों के सच्चे दिलों के पंछी।
बनती बातें बिगड़े तो भाग बहारे उजड़े तो कभी कभी डर लगता है आज मिले कल बिछड़े। बनती बातें बिगड़े तो भाग बहारे उजड़े तो कभी कभी डर लगता है आज मिले कल बिछड़े। तो मिले कहाँ परदेसी मीतों के पंछी। ding dong, oh baby sing a song, ding dong, oh baby sing a song. आज की शाम का प्यार के नाम का तो हीरो फिल्म का ये सुपर हिट गीत हमने सुना दोस्तों। तो प्यारेलाल जी के संग आपका जो आपने बताया कि 20-25 साल फिर आपने लगातार उनके साथ काम किया, तो और क्या अनुभव रहा आपका उनके साथ? प्यारे भाई का म्यूजिशियन के फायदे के लिए जी बहुत रुझान रहता था और वो चाहते थे कि म्यूजिशियंस को मतलब बहुत पैसा मिले। अच्छा। बहुत रिस्पेक्ट करते थे, खास करके जो क्लासिकल के जो आर्टिस्ट थे उसमें हरि जी थे, शिव जी थे, सब बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, तो बहुत रिस्पेक्ट करते थे और बहुत प्यार से बातचीत करते थे। हीरो के बाद में काफी फिल्मों में उनके साथ बजाया, पर एक वाकया मुझे ऐसा याद आ रहा है जो उनके हृदय का पता लगता है कि मतलब कलाकार की कैसे इज्जत करते हैं वो। एक मैसेंजर हुआ करते थे जिसके थ्रू ये लोग मतलब हमको बुलाते थे। वो मैसेंजर घर पे आके हमको मैसेज देते थे कि फलान तारीख को आप आ जाइए 10 बजे। 2 शिफ्ट होती थी, 10 बजे और 4 बजे। जी। तो आके मैसेज देते थे 10 बजे आपको आ जाना, तो हम लोग पहुंच जाते थे, या 4 बजे तो पहुंच जाते थे। जी। तो उनके मैसेंजर ने मेरे को मैसेज दिया कि आपको 10 बजे महबूब स्टूडियो जाना है। जी। मैं सितार लेके पहुंच गया। प्यारे भाई वो आने में उनको टाइम था, तो हम लोग वहां महबूब स्टूडियो चाय पीने चले गए। पता लगा कि मतलब प्यारे भाई आ गए, तो मैं वापस गया और जाके मतलब वो सितार लेके मैं निकल रहा था। मैं वो स्टूडियो में फर्स्ट फ्लोर पे स्टूडियो, मैं उतर रहा था, प्यारे भाई मतलब चढ़ रहे थे। तो मेरे को देख के बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा प्यारे भाई बोला कि मतलब अभी सुबह की शिफ्ट में मेन्यू में तो 4 बजे से शिफ्ट में हूँ। यानी कि आपकी शिफ्ट 4 बजे थी और गलती से आपको संदेश 10 बजे का मिल गया। तो प्यारे भाई का दिल देखिए, उन्होंने नहीं तुम कहाँ जा रहे हो, चलो ऊपर चलो। अच्छा। और जाते बिठा के कहा चलो सितार लेके आओ, और वो गाना था जो 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 जो। उस गाने के अंदर उन्होंने पहले मतलब सितार का पीस दे दिया, मैंने उसमें बजाया। और मजे की बात देखिए कि मतलब चाहते थे कि मतलब ये आर्टिस्ट आगे आए थे एक इज्जत के कारण से। क्या बात है। इज्जत भी और पैसा भी। हाँ जाहिर है उन्होंने अपना पूरा शेड्यूल बदल दिया ना, तभी आपकी रिकॉर्डिंग पहले कर ली। शाम का तो था ही मेरा, अच्छा। पर ये एक्स्ट्रा था। अच्छा। जिसमें सितार नहीं था, उन्होंने जानबूझ के उसमें मतलब मेरी वजह से मतलब पीस रखा। यानी कि आप आए हैं तो आपको आपका पारिश्रमिक मिल जाए। जी हाँ, जी हाँ, बहुत जी। बड़ी बात है। प्यारे भाई का जो तरीका था जी, वो दुनिया में सबसे निराला तरीका है। जैसे? कई बार मतलब हॉलीवुड के लोग भी आके देखते थे कि प्यारे भाई पहले से होमवर्क करके नहीं आते थे। वो स्टूडियो में आते थे 11, साढ़े 11, 12 बजे आके पियानो पे बैठ जाते थे। पियानो पे बैठ के चालू हो जाते थे एक एक करके, और वहीं पीस बनाते थे, वहीं दिखाते थे। अच्छा, धुनें वहीं बनाते थे? धुन तो रेडी रहती थी, पर अरेंजमेंट जो उसका था, जी जी, उसका अरेंजमेंट बोलते हैं ना, सजाना, वो सजाना मतलब वो वहां बैठ के करते थे। और उसको मतलब वो धीरे धीरे पहले रिदम को बुलाते थे, रिदम वाले 5-7 जो भी थे। और ट्रेंड ऐसा था उस वक्त कि मतलब सब ज्यादा लोग, शनई है तो 4 शनई, सितार है तो सितार 5-7 सितार, सरोद, मतलब इतना तो ज्यादा प्यारे भाई चाहते थे कि ज्यादा लोगों को मतलब काम मिले, ज्यादा काम अच्छा हो। और वेस्टर्न के साथ जब इंडियन इंस्ट्रूमेंट उसकी आवाज कम होती सितार की, सरोद की, तो उनके लिए वो चाहते थे 4 सितार आ जाए, 6 सितार आ जाए, भरा हो पूरा। जी हाँ, तो ऐसा मतलब उनका रहता था कर। इस चक्कर में क्या होता था कि पहले ये किया, फिर फ्लूट को दिखाया, फिर शहनाई को दिखाया, फिर सितार को सबको बजवाते थे, बजा के सेट करके देखते थे, और फिर बहुत खूबसूरत बात करते थे। पीस बता दिया, फिर हमको बोलते थे यार तुम लोग अपने हिसाब से उसको सेट कर लो। अच्छा। मतलब कैसे मिड लेनी, क्या करनी है, सब सेट हो जाता। और शाम तक उनका ये चलता रहता था। और इस चक्कर में 4 बजे की जो शिफ्ट थी वो कभी 10, 11, 12 बज जाते थे, 2 बज जाते थे। और हम लोगों को 4 बजे के बाद मतलब वो ओवर टाइम मिलता था जी। और 8 बजे के बाद डबल ओवर टाइम। अच्छा। आपको सुन के ताजुब होगा, हीरो का गाना डिंग डॉय वो 3 दिन में कंप्लीट हुआ। सुबह से हम जाते थे 10 बजे, रात को 12-1 बजे, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, तो मतलब जितना पेमेंट मिलना था उससे शायद मेरे को 10 गुना ज्यादा पैसा मिला। वो चाहते थे कलाकारों का पैसा बहुत मिले, और उनकी लिस्ट में
जो आर्टिस्ट थे, जो पुराने आर्टिस्ट थे, वो भी रहते थे। अच्छा। और काफी लोगों को मतलब मदद करते थे वो, और दिल के बहुत ही अच्छे आदमी, बहुत प्यारे इंसान, और इतना अच्छा अरेंजर, आई थिंक बहुत सुंदर, अपने मतलब फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल से मिलेगा। जी। प्यारेलाल जी की तो क्या बात है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जो जोड़ी है, उन्होंने बहुत सारे अमर गीत बनाए हैं, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट। अच्छा, उसमें आपको एक खासा बता दूं कि मैंने प्यारेलाल जी को बोला, वायलिन अच्छा बजाते थे, पियानो बजाते थे, पर लक्ष्मीकांत जी मैंडोलिन बहुत अच्छा बजाते थे जी। ये दोनों कंपोजर तो थे। कंपोजर मतलब ऐसा है कि कुछ दुनिया प्यारेलाल जी बनाते, कुछ लोग लक्ष्मीकांत जी बनाते थे, कुछ दोनों बैठ के मिलकर बनाते थे जी। पर ही वॉज एक्सपर्ट इन वायलिन, और वो मतलब मैंडोलिन के एक्सपर्ट थे। जो आपने दरिया दिली की बात की या लोगों को मदद करने की बात, उसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है कि प्यारे भाई की मतलब हमेशा से इच्छा रही है कि जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट जो बुजुर्ग हो गए हैं जी, और जिन्होंने अच्छा काम किया है और अब वो काम नहीं कर पा रहे हैं जी, तो ऐसे लोगों को एक उन्होंने लिस्ट बना रखी थी कि उनको फाइनेंशियली मतलब हेल्प मिले। 20-25-30 ऐसे आर्टिस्ट थे जो उनकी लिस्ट में पहले ही रहते थे पेमेंट के लिए। अच्छा। उन सबको मतलब फाइनेंशियली मतलब उनको सपोर्ट मिलता था। उसके बाद हम लोग जो बजा रहे हैं, हम लोगों का नाम रहता था। क्या बात है। तो ऐसे मतलब कोई भी मतलब आर्टिस्ट होता था, उनको बहुत मदद करते थे वो। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की इतनी बात हो गई, किस फिल्म का गीत आप सुनना पसंद करेंगे राजन जी? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का एक गीत और हमने बजाया है, शायद राम लखन का है। वो राम जी बड़ा दुख दिनों से मैंने सितार बजाया है, क्या बड़ा खूबसूरत गीत है। हाँ। बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने, बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने, बड़ा दुख दीना। सुध बुध बिसराए मेरी नींद चुराए, मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने, बड़ा दुख दीना। हो राम जी बड़ा दुख दीना। कुछ छीना, बड़ा दुख दीना, बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने, बड़ा दुख दीना। दोस्तों, ये गीत हमने सुना और गीत संगीत की बात चल रही है, काफी देर से चल रही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस इंडस्ट्री में जो सरस्वती जी की कहना चाहिए कि बिल्कुल प्रतिमा है, हमारी लता मंगेशकर जी, उनके बारे में बात ना हो, ये तो हो नहीं सकता श्रोताओं। तो राजेंद्र जी, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे और आपका खुद क्या अनुभव है? देखिए, ऐसा है, सिने म्यूजिशियन एसोसिएशन जो बना जी, वो 1952 में बना, और तब वो लता जी मतलब लता जी से मिलकर चेयरपर्सन थी, वहां की चेयरमैन थी।
एक्चुअली लताबाई को हमेशा इच्छा रहती है कि मैं संगीतकारों से मिलती रहूं, म्यूजिशियनों से मिलती रहूं, उनको चैरिटी करती रहूं। उनके गीत आपने सुनी है, मतलब वो तो सरस्वती के रूप है बिल्कुल। मैंने उनके मतलब काफी गीत बजाए सब म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ। पर एक विशेष बात बता रहा हूं मैं आपको। क्या? कि टीवी का प्रोग्राम था एक महात्मा गांधी के लिए, 2 अक्टूबर से पहले उनका रिकॉर्डिंग मतलब करना था जी। तो उसमें उनके जो प्री भजन थे, ये कार्यक्रम था महात्मा गांधी के प्री भजन। तो उसमें वैष्णव जन तो ये पायोजी मैंने राम रतन दास, 3-4 गाने थे। तो उस वक्त उन्होंने सितार के लिए जी खास करके मुझे बुलाया था। दूरदर्शन जब देखेंगे, जब ये गाना चलता है तो उसमें मैं और रोशन जमाल, एक मेरे मित्र थे, हम दोनों ने सितार बजाया है। पायो जी मैंने राम रतन। अच्छा। और वो जो वैष्णव जन तो है, दोनों मतलब स्क्रीन पे भी है, हम लोगों ने बजाया है। तो ये किस सन की बात होगी? 30-35 साल तो पुरानी बात होगी, क्योंकि जब मैं देखता हूँ उसके अंदर तो लता बाई भी यंग और मैं भी यंग हूँ। तो हम सुनते हैं ये वाला भजन। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान नाणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। सकळ लोकमा सहुने वंदे, निंदा न करे तेनी रे। वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। समदृष्टि ने कृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मात रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। मोह माया व्यामोह
राजेंद्र वर्मन जी, ये बताइए मुझे कि ये तो हो गई जो आपके काम से संबंधित बातें या आपने काम किया खासतौर से ये फिल्म इंडस्ट्री में। इसके संग संग आपके व्यक्तिगत तौर पर क्या शौक हैं, आप खुद क्या पसंद करना चाहते हैं राजेंद्र वर्मन जी? मुझे गाना पसंद है, म्यूजिक सुनना पसंद है, लिरिक्स पसंद है, गीत गजल मेरे को पसंद आती है। मुझे एक वाकया याद आता है कि एक बार मैं आकाशवाणी से खार आ रहा था और मेरे साथ इंदिवर जी थे। तो अचानक वो बातचीत होने लगी कि भाई तुम कैसे हो, क्या है, तुम सितार बजाते हो, हमारे मतलब गाने आपको कैसे लगते हैं? अच्छा। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा इंदिवर जी, जिंदगी भर से हम गाने सुन रहे हैं और एक गाना आपने ऐसा लिख दिया है जो पूरा ही मतलब हिस्ट्री चेंज कर देता है प्यार मोहब्बत की। अच्छा। लोग कहते हैं लैला मजनू, शेर फराज, सब मतलब प्यार में मर जाएंगे, ये कर जाएंगे, कूद जाएंगे, दुनिया भर का सब काम कर लेंगे, सब मतलब प्यार में जी लुट जाएंगे। किंतु आपने जो लिखा गीत वो मैंने कहा मुझे बचपन से पसंद है, और वो है छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। क्या बात। प्यार से जरूरी कई काम है। मेरे ख्याल से जिंदगी में पहली बार किसी ने कहा कि प्यार से जरूरी काम, बाकी लोग कहते हैं प्यार ही सब कुछ है। तो उन्होंने कहा टैक्सी रोको, टैक्सी रोके, गले लगे, कहते बेटा ये तुम जैसों को तो पसंद है, ऐसे तो इसलिए तो लिखा है। तो बड़ा अच्छा लगता है। तो भाई इतना उम्दा गीत तो इस समय तो सुनना ही पड़ेगा ना। जी हाँ। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। तन से तन का मिलन हो न पाया तो क्या, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। खुशबू आती रहे दूर ही से सही, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं। सामने हो चमन कोई कम तो नहीं। चांद मिलता नहीं सबको संसार में, चांद मिलता नहीं सबको संसार में। है दिया ही बहुत रोशनी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। चलिए, गीत संगीत की बात हो गई, शास्त्रीय संगीत की बात हो गई, आपने कहा आपको गजल भी बहुत पसंद है। जी, मुझे याद है 2 अक्टूबर 72 को दूरदर्शन यहाँ मतलब खुला था बॉम्बे में। तो उसमें पहला जो प्रोग्राम था वो शहनाई का था, अच्छा। बिस्मिल्लाह खां का। जी और दूसरा जो प्रोग्राम था वो मन्ना डे जी का, और तीसरा प्रोग्राम जो था हलीम जाफर खान साहब का, मेरे उस्ताद जी का। जी। तो मैंने उनके साथ सितार बजाया था। अच्छा, तो बजाया आपने। वहां से मेरा टीवी और आकाशवाणी से संबंध हो गया था। जी जी। और उस जमाने में अक्सर मैं वहां जाता था और टीवी में मैंने काफी प्रोग्राम बजाए हैं। और उस वक्त ये ऐसा जमाना था जब गजल ने प्रवेश किया था, जी जी। जिसमें जगजीत जी, पंकज उदास, तलत अजीज, जी। पिनाज बसानी, ये सब लोग टीवी पे आते थे। जी, जी। और कोशिश करते थे कि उनके कार्यक्रम हो, उनके रिकॉर्डिंग हो। और उस वक्त ये दौर चालू हुआ था। तो लगातार आपने बताया कि दूरदर्शन पर रिकॉर्डिंग होती रही, फिर आकाशवाणी में आपने काम किया कर्मचारी के तौर पर, जी हाँ, बिल्कुल, कलाकार के तौर पर। जी, कि बाहर जो काम था ना, जी। जब यहाँ हम आए तो सितार का काम इतना नहीं चलता था, फिल्म की रिकॉर्डिंग भी इतनी नहीं होती थी, मतलब महीने में 3, 4, 8, 10 हो गई, पर एक फिक्स अमाउंट जी नहीं होता था। क्योंकि कभी रिकॉर्डिंग हो रही, कभी नहीं हो रही है। क्लासिकल प्रोग्राम भी आपको बताया कि कभी हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। जी।
तो शादी हो चुकी थी और वाइफ चाहती थी कि एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए जिससे राशन सब बराबर आ सके। और मुझे इत्तेफाक की बात है, उस वक्त आकाशवाणी के अंदर इंटरव्यू चल रहा था सितारिस्ट का, तो मैंने दिया था और मैं उसमें सेलेक्ट हो गया था। ये 94 की बात है। 94 में मैंने आकाशवाणी ज्वाइन किया एज ए सितार प्लेयर जी। उसमें 25 साल काम किया। तो अनुभव क्या रहा आकाशवाणी में काम करने का? आकाशवाणी का जो अनुभव है वो तो जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आकाशवाणी जब मैंने ज्वाइन किया तो सीखने को बहुत मिला, क्योंकि वहाँ हर तरह का आर्टिस्ट, क्लासिकल जितने आर्टिस्ट हैं सब लोग आते थे और सिंगर्स भी आते थे। आकाशवाणी आपको पता है गीत, गजल, भजन, क्लासिकल सब प्रोग्राम होते हैं जी। तो हर बार मेरे को कभी लता जी भी आती थी, आशा जी भी आती थी, जगजीत जी, पंकज उदास, जितने लोग हैं, शिव जी, हरी जी, जसरा जी, सब लोग आते थे। तो सबसे पहचान होती थी, सबसे बातचीत होती थी और नई नई रागें सीखने को मिलती थी, नए नए अनुभव मिलते थे। तो बहुत कुछ सीखने को मिला आकाशवाणी से। पैसा तो मिला और पैसे के साथ साथ ज्ञान भी मिला। क्या बात है। और ये सिलसिला जब तक मैं रिटायर नहीं होगा तब तक चलता रहा। एक शुरू से मेरी इच्छा थी, जो मेरे पिताजी चाहते थे कि संगीत का विस्तार होना चाहिए, आगे परंपरा चलनी चाहिए। तो जब से मैं बॉम्बे में हूँ तब से मैं मतलब शिक्षण भी देता हूँ, मेरे शागिर्द भी काफी है। तो वो शिक्षा का जो क्रम है ट्यूशंस का, वो तब भी चलता था, बीच में भी चल रहा है और अभी भी चल रहा है। क्योंकि मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूंगा कि जब हम सिखाते हैं और जब शागिर्द सीखते हैं तो कभी कभी वो लोग ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं जो हमें पता नहीं होता है, तो वो भी एक तरह से सीखना हो जाता है। और मेरा खास एक मानना है, जो शागिर्दों से मैं कहता हूँ और लोगों से भी कहता हूँ, कि जब हम किसको सिखाते हैं और यदि वो सीख नहीं पाता सपोज, या कोई चीज उससे नहीं आती है, तो मेरा ऐसा कहना है कि मतलब मेरे को सिखाना नहीं आता है। अरे शागिर्द को आएगा तो वो तो सीख ही लेगा ना। तो ये नए नए ढंग से उसको प्रकार बता के उसको सिखाना, ये जिंदगी भर से रहा। तो उससे भी सीखना मिला, आकाशवाणी से सीखना मिला है, लोगों से सीखने को मिला है और शागिर्दों से भी मतलब सीखने को मिला। बहुत बड़ी बात है ये, आपकी विनम्रता और आपकी शालीनता है जो आप कह रहे हैं। और ये बात सच भी है कि कहीं ना कहीं सिखाने में आपको नए नए फिर प्रयोग करने पड़ते हैं कि इसको कैसे सिखाया जाए, जो इसका स्तर है उसमें इनको कैसे सिखाया जा सकता है। ये भी एक सीखने की कला है। बिल्कुल। और ये सिखाना भी एक आर्ट है जी। क्योंकि आप इतने बड़े कलाकार हैं या मतलब बहुत आप जानते हैं, नया जो शागिर्द आएगा उसको आप उस ढंग से सिखा नहीं सकते हैं जी। उसको अल्फाबेट से मतलब सारे उनके स्तर पर जाके धीरे धीरे उसको डेवलप करके उसको वहां तक लेके आना पड़ता। क्या बात है, बिल्कुल अपने आप में ये कला है। और आप खुद भी एक सितारिस्ट ही बनना चाहते थे या कुछ और भी आपके मन में अरमान था कि हमको ये बनना चाहिए था, वो बनना चाहिए था? ऐसा है कि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं गायक बनूं। गाने का मतलब आवाज अच्छी थी, गाने का शौक भी था, अच्छा गा भी लेता था, पर मुझे वर्डिंग्स वगैरह याद नहीं होते थे तो मेरे को हमेशा तो उल्टा सीधा होता था। अच्छा। को काना रे कितनी बार गाएंगे, हर राग के अंदर काना रे है ना, काना रे नंद नंदन, वो कभी काना रे, हर राग के अंदर वो काना चल रहा था, तो दिमाग के अंदर डिस्टर्ब हो जाता था। तो मुझे मतलब गाने से उतना इंटरेस्ट नहीं रहा। सीखा मैंने गाना और संगीत विशारद किया है जो डॉक्टर। तो एक बंदिश कुछ सुनाइए ना थोड़ा सा, आप बहुत अच्छा गा रहे हैं। देखिए बागेश एक बंदिश देखिए। पायल बाजे मोरी झांझर प्यारे, पायल बाजे मोरी झांझर प्यारे, कैसे आऊं तोरे मिलना रे, पायल बाजे मोरी झांझर प्यारे, पायल बाजे मोरी झांझर, जाग रही मोरी सास ननदिया, जाग रही मोरी सास ननदिया, जिया तड़फावत रे ना दे रे, पायल बाजे मोरी झांझर प्यारे, पायल बाजे मोरी झांझर। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो ये लगता है कि राजेंद्र वर्मन जी सितार के लिए ही पैदा हुए थे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरे को तबला भी सिखाया है, मैंने तबला भी सीखा है, दिलरुबा भी सीखा मैंने। सब कोशिश पिताजी कर रहे थे, पर लास्ट में फिर मैंने कहा भी मेरे को सितार ही बजाना है और तब से लेकर अब तक सितार ही चल रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर। और जो इंसान चाहे और वही बने और वही करता रहे, ये बड़े सौभाग्य की बात है जो आपके साथ हुआ। मैं अपने शागिर्दों को 3 P की बात कहता हूँ। क्या? प्रैक्टिस, परफेक्शन एंड प्रोफेशन। प्रैक्टिस आपने की है तो अब परफेक्शन आ जाता है, और जब परफेक्शन आपका आ गया तो फिर प्रोफेशन शुरू हो जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और हमें लगता है कि जो भी कुछ सीख रहे होंगे, और हर कोई अपने अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ सीख ही रहा होता है। ये 3P जो आपका है वो सभी गांठ बांध लेंगे। क्लासिकल संगीत जो है समुद्र है जी।
आज से 60 साल पहले मैंने यमन शुरू किया था। यमन जी। पहला राग अक्सर मतलब लोग यमन सीखते, मैंने भी यमन किया था। और आप यकीन कीजिए 60-65 साल हो गए हैं, जब भी मैं यमन बजता हूँ तो उसकी गहराइयां मतलब हमेशा नजर आती है। और आज तक अभी भी मेरे को उसका मतलब पूरा नहीं आया, मतलब उसमें ऐसा लगता है कि बहुत बाकी है, अभी बहुत कुछ और वो सुन के ऐसा लगता है वास्तव में जो ये समुद्र जो लोग कहते हैं बिल्कुल सही है। रागों का समुद्र इतना बड़ा है, रागें इतनी है और संगीत इतना विस्तृत है, विशाल रूप है इसका, उसको एक जन्म में पूरा करना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है जी। कहते हैं कि पूरे एक जन्म में एक राग भी सध जाए तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ। राजेंद्र जी, और कौन सी फिल्म आपने जैसे बताया था कि तोहफा भी हमने नाम लिया था? हाँ, मैंने तोहफा में मतलब बप्पी लहरी जी के मतलब जो है निर्देशन में काम किया है जी। तोहफा में बजाया, तोहफा तो ऐसे गाना उसके अंदर मतलब बजाया, बहुत अच्छा गाना है, वो बप्पी लहरी जी का है। जी हाँ। और ऐसे ही अगर हम संगीतकारों की बात करें तो आप किनका नाम लेना चाहेंगे? अनु मलिक का एक फिल्म था रिफ्यूजी, उसमें एक गाना था ऐसा लगता है, मैंने उसमें भी सितार बजाया। वाह वाह वाह। और आनंद मिलिंद का जब से हम तेरे आशिक बने, आशिकी का मजा आ गया। मैं तो पूरा 50 साल बजाया, पर ये कुछ खास गाने जो याद आ गए मैंने आपको बता दिए। करीब जितने म्यूजिक डायरेक्टर हैं सबके साथ मैंने मतलब काम किया है, और एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। लेकिन फिर भी आप किनको याद कर सकते हैं? जैसे अभी आपने काफी नाम लिए, और भी कोई हैं जिनका आप जिक्र करना चाहें, जिनके संग आपने काम किया? रविंद्र चंद जी के साथ बहुत अच्छा काम जी, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे। इवन ये नदीम श्रवण भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनकी काफी फिल्मों मैंने बजाया है। आप चाहें तो उसका एक जो गाना है दिल है कि मानता नहीं, सितार अच्छा है। मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करें, मुझ में समा जा, पास आ जा, हमदम मेरे हमनशी। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं।
मुश्किल बड़ी है रस में मुहब्बत ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। शास्त्रीय संगीत में जब आपने मंच पर जब प्रस्तुतियां दी तो उसमें कोई खास आपका अनुभव? मंच के जो अनुभव है तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरे 50 साल क्लासिकल बजाया मैंने, यहाँ देश में भी बजाया, विदेश में भी बजाया। हाँ, आप विदेश का जिक्र कर रहे थे, तो वहां पर हमारे शास्त्रीय संगीत का क्या है, स्थिति क्या है, और कैसा आपको महसूस हुआ अपने देश में बजाकर और विदेश में बजाकर? जहां तक मैं समझता हूँ, अक्सर ये लोग पूछते हैं कि आपको सितार कहाँ बजा के अच्छा लगता है, देश में या विदेश में? तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि मैं जब घर पे बजाता हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि जब बाहर बजाते हैं तो एक शोमैनशिप की बात आ जाती है, लोगों के लिए बजाते हैं, और जब घर बजाते हैं तो खुद के लिए बजाते हैं, खुद के लिए, ईश्वर के लिए। क्या बात है। तो विदेश के लिए मुझे याद है, मैं जब पहली बार जब गया था पेरिस में 81 में, ऐसा हम लोग जब बजाते हैं सितार तो कभी आंख इधर होती है, आप देखो ना चेहरा इधर उधर होता है, तो आंख में मुड़ती है, गर्दन में मुड़ती है। तो मैं क्या देख रहा था कि जब मैं ऊपर देखता था तो ऑडियंस में सब लोग ऊपर देखते थे। अच्छा। हाँ, और जब मैं राइट में देखा सब लोग राइट में देखते थे। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा मतलब इस ढंग से कैसे चल रहा है। एनीवे वो प्रोग्राम हो गया तो मैंने ऑर्गेनाइजर से पूछा, मैंने कहा भैया ये क्या चक्कर है जी? तो कहने लगे यार वो लोग देख रहे थे कि आपने नोटेशन कहाँ लगाया हुआ है। क्योंकि वो लोग सब नोटेशन के आधार पे करते हैं, आप देखते हैं सब स्टैंड पे लगा होता है, स्टैंड पे लगा तो वो देखते हैं शायद मैंने कहीं चिपका रखा है तो शायद वो देख के बजा रहा हूँ। तो बड़ा अजीब लगा, फिर धीरे धीरे अब तो लोगों को आदत हो गई। तो आपने बताया होगा कि नोटेशन हमने अपने मस्तिष्क में लगा रखा है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि विदेश में संगीत के प्रचार के जो रियल एम्बेसडर है वो भारत रत्न पंडित रविशंकर जी हैं जी। उन्होंने सितार तो बजाई है जी, सितार के अलावा उन्होंने एक ऐसा मतलब रास्ता बना दिया जिसमें गाने वाले, फ्लूट वाले, मतलब सबको लेके जगह जगह बार बार जाके 30-30, 40-40 लोगों को ले जाकर उन्होंने प्रोग्राम करवाया और शास्त्रीय संगीत को मतलब प्रमोट किया, वहां पे प्रमोट किया, लोगों को मौका मिला, हमारे देश के लोगों को, और वहीं हमारी शास्त्रीय संगीत को पूरी दुनिया में फैला दिया, पूरी दुनिया में फैला दिया। मतलब आज मतलब सितार की बात करूं तो कम से कम विदेश में कम से कम 4-5 हजार लोग सितार सीखते हैं जी हाँ। और सितार बहुत वेल नोन चीज हो गया है। उसके अलावा मतलब संतूर सीखते हैं, सरोद सीखते हैं, सब मतलब पूरे संगीत को उन्होंने मतलब उसका विस्तृत दिया। और आपको पता होगा कि रविशंकर जी बहुत अच्छे संगीतकार भी थे जी जी। उनका यदि आप गाना सुनना चाहें, जाने कैसे सपनों में खो गई आँखियां, कितना खूबसूरत बजाया है। उसमें ऐसा लगता है कि संगीत तो ही पर सितार गाने के रूप में आ रहा है। जाने कैसे सपनों में खो गई आँखियां, मैं तो हूँ जागी मेरी सो गई आँखियां। ये राग तिलक श्याम के गाना उस पे है। कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मोरी सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मोरी सो गई अखियाँ। अजब दीवानी भई मुझसे अनजानी भई, अजब दीवानी मुझसे अनजानी भई, पल में पराई देखो हो गई अखियाँ, मैं तो जागी मोरी सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं
मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। मन उजियारा छाया जग उजियारा छाया, मन उजियारा छाया जग उजियारा छाया, जगमग दीप संजो गई अखियाँ। मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ। मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। कुछ और अनुभव खास आप जो बताना चाहें हमारे श्रोताओं को? एक बड़ा अच्छा अनुभव जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सदी के महानायक और हिंदुस्तान के महान कवि का जो कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यानी कि आप बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन जी और उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी की। जी हाँ। तो उनका मधुशाला आप जानते हैं कि तो बहुत बड़ा काव्य है और उसको पूरी दुनिया जानती है उस बात को। बिल्कुल। तो ये रिकॉर्डिंग हुआ था 72-3 में हुआ था जी। और इसको म्यूजिक किया था जयदेव जी ने और गाया था मन्ना डे जी ने। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे उसमें सितार बजाने का चांस मिला है और मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि इतने बड़े महान कवि उनके साथ मैंने काम किया है। हमारा भी सौभाग्य है कि राजेंद्र वर्मन जी से बात कर रहे हैं और आपके इतने अनुभव हमने यहाँ साझा किए। बहुत सारे आपके जो खजाने के तौर पर आपकी जो बातें हैं, यादें हैं, वो हमने अपने श्रोताओं के लिए इकट्ठा की यहाँ पर। लेकिन अब समय हो चला है कि अब हम लोग यहाँ पर इसको विराम दें और मौका मिला तो आपसे फिर बातें करेंगे। राजेंद्र वर्मन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको कि आपने मुझे अंदर जो बातें छुपी हुई थी वो बाहर करने का मौका दिया। अच्छा लग रहा मुझे। धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आपने सुनी प्रसिद्ध सितार वादक राजेंद्र वर्मन से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप। ये था इस गपशप का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग विनायक तडवलकर, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।